नमल, मत छेड़ो हम अहले जुनून को। सुमर ने जब गाड़ी सिग्नल से तेजी से गुजारी तो बत्ती जर्द थी और उसके निकलते ही सुर्ख हो गई। उसने भी इख्तियार साइड मिरर में देखा। ट्रैफिक सर्जेंट उसको इशारा कर रहा था। गहरी सांस लेकर सर झटकते उसने कार साइड पे रोकी, इंजन बंद किया, बटन दबाया, शीशा नीचे गिरता गया। उसने सन ग्लासेस ऊपर करके घुंघराले बालों पे लगाए और स्टीयरिंग पे दोनों हाथ रखकर मुंतज़िर नज़र आने लगी। बीबी, आपने सिग्नल तोड़ा है। वो खिड़की तक आया और खुरदरे लहजे में बोला। सिग्नल मेरे गुजरने के बाद रेड हुआ। उसने गर्दन ज़रा उठाकर बेनियाजी से जवाब दिया। नहीं जी, आपने लाल बत्ती क्रॉस की है, चालान बनता है। वो बुक के सफ़े पलटते मामूल के मुताबिक कह रहा था। बत्ती जर्द थी तो आपको मालूम होगा कि जर्द के बाद लाल बत्ती होती है। आपको नहीं गुजरना चाहिए था। वो कलम खोल रहा था। फिर आपको भी मालूम होगा कि आप सिग्नल का टाइमर ख़राब पड़ा है। उसने सिग्नल की जानिब इशारा किया। तो मुझे कैसे मालूम होगा कि कितने सेकंड बाद बत्ती सुर्ख होती है? बीबी, आप बहस क्यों कर रही हैं? चालान दें और जाएं। वो उकता कर बोला। जुमर ने इस्पात में सर हिलाया, चाबी घुमाई और कार का इंजन बंद कर दिया। फिर सर उठाकर उसे देखा। मैं तो चालान नहीं दूंगी क्योंकि गलती मेरी नहीं। और ऑफिसर, आप मुझसे ऊंची आवाज़ में काफ़ी बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं, इसलिए मैं करूँगी ये कि कार इधर साइड पे लगाऊंगी और डिस्ट्रिक्ट बार में फ़ोन करूँगी। आधे घंटे में यहाँ बार के नुमाइंदे और 2 मुखालिफ मीडिया चैनल्स के कैमरे होंगे और मैं इस जगह उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताऊंगी कि किस तरह नाअहल ट्रैफिक पुलिस अपने टाइमर ठीक करवाने के बजाय ख़वातीन को रोककर उनसे बदतमीज़ी कर रही है। और जब सारा मीडिया आईजी ट्रैफिक को लाइन पे लेकर उनकी कारकर्दगी पे सवाल उठाएगा तो वो यकीनन सबसे पहले इस ऑफिसर का नाम जानना चाहेंगे जिसने एक खातून को गलत रोककर न सिर्फ उसे समात पे वक्त पे पहुंचने से रोका, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ज़ुमर यूसुफ हूँ और अगर मैं 5 मिनट में लेट हुई और इससे केस पे ज़रा सा भी असर पड़ा तो मैं इस अमर को यकीनी बनाऊंगी कि आप अपनी ज़िंदगी के अगले 5 साल अदालत के धक्के खाते हुए गुजारें। मैं जिन लोगों से रोज़ाना डील करती हूँ वो कातिल, चोर, रेपिस्ट होते हैं, इसलिए मेरी कार से हाथ हटाएं, जाकर अपनी ड्यूटी करें और मुझे मेरी ड्यूटी करने दें। उसने ग्लासेस वापस आंखों पे लगाए, चाबी घुमाई, एक्सीलेटर पे दबाव बढ़ाया। ऑफिसर बेइख्तियार पीछे हटा और वो जन से कार आगे लिए गई। अल्लाह इन औरतों को जुबान न दे या फिर वकील न बनाए। वो गुस्से से और बेबसी से बड़बड़ाते हुए अपनी जगह वापस जा रहा था। इस शहर दिल नवाज के आदाब देखना। सादी फारिस का भांजा है। जवाहिरात ने अचंभे से आबरू उठाई। नौशरवान ने बेजारी से सेब रख दिया। उसका खाना हराम हो चुका था। वो हर हफ्ते फारस से मिलने आता है। हाशिम गहरी सोच में डूबा आंखों की पुतलियां सुखेड़े किसी गैर मुरई नुक्ते को देख रहा था। इसमें कोई गैर मामूली बात नहीं, मगर वो मुझे भी अपने आसपास नजर आया है, 1-2 दफ़ा, बिल्कुल रैंडम जगहों पर जहाँ उसका कोई काम नहीं था। यह लड़का कुछ गड़बड़ है। हाशिम पहले से ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहा था। हाशिम, मुझे इस सारे मसले का हल बताओ। वो मुस्तरब और बेचैन सी बोली। मम्मी, भाई संभाल लेगा ना? हाशिम ने सुना ही नहीं। उसका दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था और उसने फियोना को आवाज़ लगाई और 2 दावतनामे लाने को कहा। बहुत अरसा हुआ मैं उससे मिला नहीं, शायद 1.5 साल हो गया है। अब उसे मेरी पार्टी में आना चाहिए। वो जैसे कोई लाएअमल तरतीब देकर बोला था। ओ प्लीज़, अगर वो आएगा तो मैं पार्टी में नहीं होऊंगा। उसे अपने घर में नहीं बर्दाश्त कर सकता। नौशेरवान का मूड बिगड़ चुका था। यूनिवर्सिटी के 5 साल मैंने उसे बहुत बर्दाश्त किया है, अब और नहीं। फिर यकायक उसके तासुरात बदले। वो खड़ा हो गया। जवाहिरात ने लाउंज की सिमत देखा। शहरीन इधर आ रही थी। नौशेरवान का चेहरा एकदम चमकने लगा। जवाहिरात ने मुस्कुराकर गहरी सर्द नज़रों से बारी बारी दोनों को देखा। आपका भाई? मुझे पता ही नहीं चला। नौशरवान को अपने रफ हुलिये पे जैसे शर्मिंदगी हुई थी। बदकिस्मती से शहरीन मेरी बेटी की माँ है और उसकी सालगिरह की तैयारी के लिए ये यकीनन अर्ली मॉर्निंग ही आ गई होगी।
हाशिम मुस्कुरा कर कहते हुए उठा और मुड़ कर उसे देखा। वो बेजारी से नज़र अंदाज करके जवाब दिए बिना जवाहिरात की तरफ मुतवज्जे हुई। मैंने सीटिंग अरेंजमेंट फाइनल कर दी है, आप देख लीजिएगा। फिर नौशरवान को देखकर तकल्लुफ़न मुस्कुराई। हाशिम तब तक बाहर निकल चुका था। लिस्ट में 2 नाम और ऐड करने हैं, सादी यूसुफ और जुमर यूसुफ। जवाहिरात ने इसी सर्द मुस्कुराहट के साथ निशानदेही की। शहरीन ज़रा चौंकी। सादी, वो फारिस का भांजा? आप उसे जानती हैं? नौशरवान को बुरा लगा। वो अभी तक खड़ा था। कुछ ज़्यादा नहीं। वो संभल कर बेनियाज नजर आने लगी। फिर जब जाने के लिए पलटी तो जवाहिरात ने आवाज़ दी, क्या तुम शाम में आओगी? नहीं, वो बाहर जा चुकी थी। जवाहिरात ने मुस्कुराकर नौशरवान को देखा और नज़ाकत से एयरिंग पे उंगली फेरते हुए बोली, वो एक दिन में दूसरी दफ़ा इस घर में आना पसंद नहीं करती। नौशरवान चौंका, फिर खफीफ सा सर झटका और खड़ा हो गया। ये साथी लोगों का रेस्टोरेंट वही है ना? बात बदलने को उसने पूछा या फिर वाकई इस नहज पे सोच रहा था। जवाहिरात ने शाने उचकाकर गिलास लबों से लगाया। हवा की जद पे भी 2 एक चिराग रोशन हैं। सुबह अभी ताज़ा थी और सफ़ेदी सुनहरेपन में नहीं बदली थी। कारदार के घर गो के नाश्ता ख़त्म हो चुका था। फजर की आई शहरीन वापस जा चुकी। नौशरवान दोबारा सोने और हाशिम कोर्ट के लिए निकल चुका था। मगर अक्सर घरों में अभी तक नाश्ता, स्कूल, कॉलेज की तैयारी चल रही थी। इसी सेक्टर के दरमियाने दर्जे के घरों में एक और छोटे बागीचे वाला घर भी था, जिसकी बैरूनी तख्ती पे जुल्फ़कार यूसुफ मरहूम लिखा था। घर के अंदर जाओ तो कमरों से कमरे निकलते थे। 2 मंजिला घर छोटा सा था, इसीलिए किचन में पकते नाश्ते की महक और धुआं सारे में फैला हुआ था। एक फरेहबी माइल खातून पराठा तवे पे डालते हुए गुस्से से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें भी दिए जा रही थी। उसामा, हुनैन, वैन आने वाली है। क्या अम्मी, मैं कब का तैयार हो चुका हूँ? एक 13 बरस के लड़के ने नाराज़गी से कहते किचन में झांका। वो यूनिफॉर्म में मलबूस था और ब्रश से गीले बाल संवार रहा था। उसके बाल गहरे भूरे और घुंघराले थे, बिल्कुल अपनी जुमर फूफो की तरह। नुदरत ने उजलत में बेख्तियार मुड़कर उसे देखा। अच्छा, शाबाश, हुनैन किधर है? कट्टो बेगम अभी तक सो रही हैं। कितनी दफ़ा भूला है सैम कि बड़ी बहन को नामों से मत पुकारा करो। गिन कर बताऊँ कितनी दफ़ा अम्मी? इससे पहले कि वो जूता उतारती वो भाग चुका था। एक कमरे में आकर वो रुका। वहाँ 2 पलंग मुखालिफ दीवारों से लगे थे। एक की साइड पे उसामा का बैग रखा था और दूसरे पे लिहाफ मुंह तक लिए वो सो रही थी। हुनैन, हुनैन, उसके नाम को लंबा खींच कर पुकारा। कट्टो बेगम, उठ जाओ। फिर गुस्से से उसका लिहाफ में दबका बाजू हिलाया। अंदर कोई जुम्बिश नहीं हुई। उसामा के तासुरात बदले, आंखों में शरारत चमकी। वो बायंती की तरफ आया। वहाँ एक निस्वानी पैर लिहाफ से बाहर था। उसने 2 उंगलियों से पैर के नीचे गुदगुदी की। पैर तेजी से अंदर खींचा गया। साथ ही लिहाफ उतारकर वो धाड़ी, बदतमीज़ उल्लू, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। झुककर बेड के आसपास जूता तलाश किया, मगर वो भागकर चौखट के बाहर छुप गया था। फिर कछुए की तरह गर्दन अंदर करके बोला, वैन आने वाली है, मैं तुम्हें आज छुट्टी नहीं करने दूंगा। कट्टो बेगम। जूता उड़ता हुआ उस तक आया, मगर उसामा वहाँ से उड़न छू हो चुका था। मैं छुट्टी कर भी नहीं रही, पेपर है मेरा, मगर मजाल है जो ये 10 मिनट ज़्यादा सोने दें। वो मुंह बसोरती पैर फर्श पे मारती उठी। क्या यार, रोज़ सुबह सुबह उठना पड़ता है। फिर जैसे कुछ याद आया, लपक कर राहदारी में आई और ज़ोर से चिल्लाई, मोटे आलू, अब आना तुम कॉपी पे कवर चढ़ाने या नूडल्स बनवाने। गुस्सा निकाल कर अंदर आई, घड़ी देखी, ओ नो। वो भागकर तैयार होने लगी। अलमारी खोली तो कपड़ों का ढेर बाहर को गिरा। वह मुश्किल इस ढेर को हाथ से रोककर अंदर से एक सूट खींचा, ढेर को वापस धकेला और वापस बाथरूम में घुस गई। बाहर आई तो जल्दी जल्दी जूते पॉलिश किए। कपड़े कोई ख़ास इस्त्री ना थे। साथ साथ अम्मी की सलावातें। कितनी दफ़ा कहा है कि रात को काम करके रखा करो, जिस दिन मैं ना करूं तुम दोनों कोई काम नहीं करोगे। वो राहदारी के सिरे पे गोल मेज़ पे नाश्ता रखते अफरा तफरी में डांट रही थी। एक मेरा साथी है, कभी मुझे तंग नहीं किया, बगैर कहे
हर काम करता है। वो जो ज़मीन पे बैठी जूते पॉलिश कर रही थी, एकदम रुकी। अम्मी, भाई कहाँ हैं? रेस्टोरेंट पे हैं। आजकल ऑफिस से छुट्टी ले रखी है, मगर फजर के बाद ऑफिस का काम लेकर रेस्टोरेंट चला जाता है। कॉलोनी की मस्जिद में फजर भी आज उसी ने पढ़ाई थी। इमाम साहब बीमार है ना, और एक तुम दोनों हो। जिस दिन जूते नहीं खाओगे, नमाज के लिए नहीं उठोगे। अल्लाह, भाई भी ना छुट्टी लेकर भी काम करना नहीं छोड़ेगा। वो जूते पहनकर उठी। ये बात कहते हुए आवाज़ में फ़ख्र दर आया था। तभी वैन का हॉर्न सुनाई देने लगा। जाओ मोटे, जाकर बैठो, अंकल को तसल्ली दो। उसामा ने फ़ौरन हदायत पर अमल किया और अच्छा कटो बेगम कहता बाहर भागा। हुनैन ने तवज्जो नहीं दी। वो ब्रश लिए जल्दी से माँ के कदमों में आ बैठी और गर्दन ऊंची की। वो जल्दी से उसकी फ्रंट कट बनाने लगी। अम्मी, दुआ कीजिएगा, बस आज का पेपर अच्छा हो जाए, फिर 3 रह जाएंगे, जान छूटेगी। वो सर ऊंचा किए कह रही थी। वो 20-21 साल की दुबली पतली सी लड़की थी। रंगत गंदुमी थी और नकूश मामूली। खूबसूरत तो बिल्कुल नहीं थी, मगर अच्छी लगती थी। दरमियानी सी, बाल स्याह और सीधे थे, कंधों से ज़रा नीचे और माथे पे बराबर कटे थे। अम्मी ने फ्रेंच चोटी बनाते हुए माथे वाले छोड़ दिए और पिछलों को गोंद कर रबड़ बैंड लगा दिया। बैग उठाकर वो कंधे पे बराबर किया और बाहर निकलते निकलते हुनैन ने एकदम मुड़कर नुसरत को पुकारा। अम्मी, भाई ने वादा किया था कि आज फारिस मामू रिहा होकर घर आ जाएंगे। अम्मी, क्या वो वाकई आ जाएंगे? उसकी आवाज़ में उम्मीद भी थी और आस के टूटने का खौफ भी। तुम्हारे भाई ने कब वादा अपना पूरा नहीं किया? नुसरत नर्म आंखों से मुस्कुराई तो वो भी मुस्कुरा दी। वैन का हॉर्न फिर बजा तो वो बौखलाकर बाहर भागी। उसामा अगली सीट पे अंकल के साथ बैठा था और पिछली नशिस्तों पे लड़कियां बैठी थीं। हुनैन के बैठते ही वैन चल पड़ी। उसकी क्लास फेलो राफिया ने ज़रा मुंह बनाकर कहा, हुनैन, जल्दी आया करो। उसामा ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। राफे बाजी, जब आप लोग 31 स्ट्रीट में रहते थे और आपको हमसे बाद में अंकल पिक करते थे, तो हम भी आपको इसी तरह इंतज़ार करते थे। राफे होंठ सुकेड़ कर खामोश रही। हुनैन ने फातिहाना नज़रों से उसे देखा और अपना बैग आगे उसामा की तरफ बढ़ाया, जिसे उसने अपने कदमों में रख लिया। राफे और सजल ने भी अपने बैग उसी नीयत से उठाए ताकि ज़रा ज़्यादा आराम से बैठ सकें, इससे कबल कि वो अपने बैग आगे पास करती। हुनैन ने बाजू बढ़ाकर उसामा की गर्दन की नब्ज़ महसूस की, फिर लड़कियों को देखते हुए एक्साइटेड से बोली, अभी सांस ले रहा है। ऐसा करो, तुम सब अपने बैग्स दे दो ताकि बच्चे का सांस सही से तो बंद हो। बैग्स आगे बढ़ाते हाथ फ़ौरन रुके और मुंह बनाकर वापस हो गए। हुनैन के चेहरे के तासुरात बदले और वो तंबीही नज़रों से इन सब को देखकर पीछे होकर बैठ गई। उसामा ने गर्दन ज़रा मोड़कर मुस्कुराहट छुपाते उसे देखा और एक आंख दबाई। हुनैन ने भी बेसाख्ता उमड़ कर आती मुस्कुराहट रोक ली। घर की मुर्गी और बाहर की दाल में वाज़ेह फ़र्क था। इस्लामाबाद पे सुबह का दूधियापन जर्द होकर खस्ता पड़ गया और सूरज सवा नेज़े पे पहुंचा तो सारे दरख्त पसीने में नहा गए। मगर लंदन में अभी सुबह ताज़ा थी। ठंडी सी छाया में घिरे हेल्टन होटल के अंदर लॉबी में मामूल की गहमा गहमी थी। एक कॉर्नर में एक फरहबी माइल सूटेड बूटेड साहब के साथ एक सूट में मलबूस एक नौजवान खड़ा था। वो साहिब जैसे किसी का इंतज़ार कर रहे थे। दफातर नौजवान ने घड़ी देखते हुए उन साहब को मुखातिब किया, कॉन्फ्रेंस शुरू होने में खासा वक्त है। डॉक्टर अता, क्यों ना हम अंदर चल कर बैठें? बस थोड़ी देर और खिजर। आपकी वापसी कब है इस्लामाबाद की? कॉन्फ्रेंस अटेंड करके निकल जाऊंगा शाम को। तुम लोग कब तक हो? मगर फिर खिज़र का जवाब सुने बगैर ही वो जैसे दूर किसी को देखकर शनासा सा मुस्कुराए तो खिज़र ने इस जानिब देखा। आप डॉक्टर सारा का इंतज़ार कर रहे थे? आओ तुम्हें मिलवाता हूँ। वो इसे लिए एंट्रेंस तक चले गए।